नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, आपको खबर है ही, आप तो दिल्ली में ही हैं। नीतीश कुमार ने दिल्ली की यात्रा कंप्लीट कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई, जेपी नड्डा से मुलाकात हुई और जितने मसले थे चुनाव के पहले के, वे सारे सुलझा लिए गए हैं, ऐसी बातें कही जा रही। देखिए, नरेंद्र मोदी के साथ तो शिष्टाचार मुलाकात और समझ ही सकते हैं बदली हुई परिस्थितियों में सौहार्दपूर्ण मुलाकात। अब तनातनी वाली कोई स्थिति नहीं, मुस्कुराहट के साथ मुलाकात। लेकिन जब अमित शाह मिलते हैं तो रणनीति पर चर्चा होती है, भविष्य पर चर्चा होती है, 2024 की चुनौतियों पर चर्चा होती है। देखिए, ये खबर तो पहले से थी कि जब बीजेपी और जेडीयू दोनों साथ आए तो जितने सारे मसले थे, जितनी सारी डीलिंग थी, उन्हें लॉक कर लिया गया था। लेकिन उसे एक फाइनल शेप दिया जाना था। और अब नीतीश कुमार स्वयं ही सर्वे सर्वा है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं और जेडीयू के सब कुछ वही है। तो कहा यह जा रहा है कि 2024 के लिए जो सीटों का बंटवारा है, अब नीतीश कुमार बार बार दिल्ली आ नहीं सकते हैं, अमित शाह बार बार दिल्ली जा नहीं सकते हैं। अब एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बन जाएगी जो दोनों पार्टियों के बीच में सीटों के तालमेल पर, सीटों में उम्मीदवारी के बारे में चर्चा करें। लेकिन खबर यह आ रही है कि अब सीटें बंट गई है, अब इसमें कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है। जेडीयू को कुछ नुकसान हुआ है, लेकिन यह भी बड़ी खबर है कि चिराग पासवान पर नीतीश कुमार ने हामी भर दी है। आपको याद होगा, चिराग पासवान ने पिछले दिनों पटना में शपथ ग्रहण समारोह के दिन नीतीश कुमार का पैर छूकर आशीर्वाद लिया था और इसके बाद नीतीश कुमार ने आशीर्वाद दिया, क्या किया नहीं किया। लेकिन चिराग पासवान को जो मूड खराब है, पता नहीं जो सीटों का तालमेल हो रहा है, सीटों का बंटवारा हो रहा है, उसमें वे कितने संतुष्ट होंगे। लेकिन खबरें जो हैं कि वह जेडीयू को, मतलब जेडीयू को 14 से 15 सीटें इस बार बीजेपी ने लड़ने के लिए दिया है, मतलब 17 से कम है 2 या 3। अजीत जी, आपकी जानकारी। देखिए, ये जो बातें हुई हैं, जो कल मुलाकातें हुई हैं प्रधानमंत्री के साथ और अमित शाह के साथ और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ नीतीश कुमार की ये जो जी 3 मुलाकातें हैं, वो एक तरह का बिहार की पूरी राजनीति के लिए, पूरी सभी जितने भी प्लेयर हैं पॉलिटिक्स के, उनको एक मैसेज देने वाली मुलाकातें थी। जितने भी लोग हैं, चाहे वो पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं, सबको एक मैसेज गया है कि अभी तक जो लोग ये समझ रहे थे कि नीतीश कुमार को अकेले भी छोड़ सकती है, बीजेपी उनको अबेंडन कर सकती है, बीजेपी कोई दांव साध रही है, इस तरह की बातें कई बार हम लोग की चर्चा में भी आई, जो सुनने को आती थी। वो सारी बातें जो है वो एक तरह से समाप्त हो गई, वो सारी अटकलें समाप्त हो गई। जिस तरह की मुलाकात हुई, जितनी अच्छी मुलाकात होने की खबर है। और अमित शाह के साथ मुलाकात में तमाम राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई है, जिसमें बहुमत साबित करने का भी मुद्दा है, जो सबसे पहला कंसर्न है वहां। और ये भले अभी तमाम पार्टियां पूरे भरोसे में हों और ये बात कही जाए, लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक बात रहती है, जब इतना क्लोज कॉन्टेस्ट होता है, जब इतना क्लोज होता है बहुमत, तब तो उसको लेकर के भी बात हुई है। और एक तरह की निश्चिंतता दोनों की बातचीत के बाद जो पार्टी की तरफ से जो डीब्रीफिंग होती है, एक तरह से जो ऑफ द रिकॉर्ड जो बातें कही जाती हैं, उसमें यह है कि दोनों तरफ की निश्चिंतता थी। बीजेपी भी पूरी तरह से भरोसे में है कि बहुमत की कोई कमी नहीं होगी, बहुमत में एक भी सीट कम नहीं पड़ेगी। और नीतीश कुमार भी पूरी तरह से आश्वस्त है कि बहुमत साबित कर देंगे 12 तारीख को। तो ये जो एक आशंका, और जो लोग, अगर कोई व्यक्ति, कोई भी विधायक अगर संपर्क में था, जिसके बारे में खबरें आ रही थी कि तेजस्वी यादव बात कर रहे हैं, तो लालू यादव बात कर रहे हैं, ये भी सुनने में आया कि मैं जीतन राम मांझी से भी बातें हो रही है, तो वो सब चीजें उन सब प्लेयर्स को एक मैसेज चला गया है कि अब उसमें कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। तो एक तो पहली बातचीत तो ये थी जो बहुमत की है, जो सबसे पहला कंसर्न है 12 तारीख का। उसके बाद जो बात हुई है वो सीट बंटवारे को लेकर के हुई है, बाकी चीजें बाद में होंगी। सीट बंटवारे पर एक मोटे तौर पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है, और जो आप कह रहे हैं वो सही है कि इस बार 17 सीटें नहीं मिल रही हैं जेडीयू को। जी क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप, कई दूसरी चीजें भी होती हैं बार्गेनिंग के टेबल पर जब आप बैठते हैं। जैसे इस बार जब सरकार बन रही थी, तभी बार्गेनिंग के टेबल पर एक चीज थी कि होम मिनिस्ट्री रखेंगे कि नहीं नीतीश कुमार।
तो वहां बिल्कुल। पहला राउंड हुआ। नीतीश कुमार के लिए ये खबर भी आई कि वो फिर एक बार जीते। उन्होंने 2005 से अपने पास रखा हुआ है, तो होम और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन रखा उन्होंने अपने पास। दूसरा राउंड ये है जिसमें सीट बंटवारे की बात हो रही है मंत्रिमंडल का बंटवारा होने के बाद। तो अब उसमें जिन परिस्थितियों में नीतीश कुमार गए बीजेपी के साथ, और बीजेपी में जो पहले से एनडीए के एलाइज पार्टनर हैं, उनकी संख्या को जी। देखते हुए ये अंदाजा हम सब लोगों को था, और हम लोग चर्चा भी किए थे कि इस बार 17 सीटें नहीं मिलेंगी जेडीयू को, लेकिन बीजेपी 17 सीट जरूर लड़ेगी। पहले ये हो रहा था कि बीजेपी ज्यादा लड़ेगी, 20 सीट लड़ेगी, और नीतीश कुमार की सीटें 12 होंगी, या इस तरह की बात हो रही थी। 12-28 का एक जी। फॉर्मूला भी कई जानकार लोग जो पत्रकारिता, पता नहीं निकाल कहां रहे से थे। लोगों को जानकारी, सूचना कहां से आती है, लेकिन एक सूचना उन लोगों के पास थी कि 12-28 का फॉर्मूला है, जिसमें 12 जी। नीतीश कुमार और 28 बीजेपी, और फिर बीजेपी तमाम जो एलआई पार्टनर है उनको एडजस्ट करेगी। तो वो स्थिति नहीं है, 12-28 का फॉर्मूला नहीं है। नीतीश कुमार को 14 सीटें मिलेंगी, हो सकता है 15 सीट भी मिल जाए उनको। तो ये चीजें जो है ये तय हो गया है। मुश्किल इसमें नहीं है, मुश्किल है बची हुई सीटों में बंटवारे की, जो बीजेपी का हेडेक है। नीतीश कुमार अब उस तनाव से मुक्त हो गए। नीतीश कुमार अगर 15 सीटें मिल जाती हैं राजी हो जाते हैं, या 14 भी मिल जाती है राजी हो जाते हैं, तो नहीं, उनको हमारी जानकारी नहीं ये है। है दीदी, हमारी जानकारी ये है कि 14 सीटों पर ही बात थी, लेकिन नीतीश कुमार एक मुसलमान लड़ाना चाहते हैं। आपको याद होगा 2019 में भी किशनगंज में उन्होंने लड़ाया था, वहां हार मिली थी, और किशनगंज सीट अमित शाह को कहा जा रहा है कि आप छोड़ दीजिए, आप किसी मुसलमान को लड़ाएंगे नहीं, मुझे सांकेतिक रूप से लड़ाना है। तो 15वीं सीट देखिए, नीतीश कुमार किशनगंज के लिए अड़े हुए हैं, यह बात कही जा रही है। और जो 2 सीटें नीतीश कुमार ने छोड़ी है, वह सीट है काराकाट की, जहां उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव लड़ना है, मतलब महाबली सिंह बेटिकट हो रहे हैं। और दूसरी सीट जो उन्होंने छोड़ी है, वह गया की सीट है, जहां विजय मांझी जेडीयू के सांसद हैं, जहां जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी को चुनाव लड़ना है। तो ये 2 सीटें उन्होंने छोड़ी है। अब देखिए, संख्या तय हो गई है। अब संख्या तय होने के बाद सीटों में कुछ परिवर्तन हो जाए, कोई सीट इनके खाते से उनके खाते में चली जाए, ये दूसरी बात है। लेकिन किशनगंज की सीट यदि मिलती है तो वह 15वीं सीट होगी, ऐसी खबरें आ रही हैं। नहीं, वही उसी पर हम आ रहे थे कि जो जो बीजेपी के पहले से एलआई पार्टनर हैं, इस बार जो क्या जी। बदली है स्थितियां, जो हम बता रहे थे कि अभी जो बीजेपी के पहले से सहयोगी हैं, बीजेपी की एक शर्त ये भी थी कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। ये नहीं होगा कि नीतीश कुमार से उनकी नहीं बनती है, या उनकी शक्ल नीतीश कुमार जी को नहीं पसंद है तो उनको निकाल बाहर करेंगे, वो स्थिति नहीं है। बीजेपी अपने स्टैंड पर थी कि हम उनको रखेंगे और एडजस्ट करेंगे जैसे भी सीटें देनी होंगी। तो उसी संदर्भ में, उसी वजह से ये काराकाट और गया की सीट जो है, ये चूंकि ये दोनों एलआई पार्टनर पिछली बार नहीं थे, पिछली जी। बार जीतन राम मांझी भी एनडीए में नहीं थे और उपेंद्र कुशवाहा भी एनडीए में नहीं थे, अब ये दोनों हैं। तो इन दोनों को जो सीट मिलेगी वो नीतीश कुमार के खाते से ही मिलेगी, क्योंकि इन दोनों की जो सीटें हैं वो वहां से उन्हीं की पार्टी चुनाव लड़ी थी और जीती थी। तो इसलिए ये दोनों एलआई पार्टनर तो उस 2 सीट पर जो नीतीश कुमार छोड़ रहे हैं उस पर एडजस्ट हो जाएंगे। जी। किशनगंज की सीट लेंगे नीतीश कुमार इसलिए क्योंकि वो आज तक जब भी वो बीजेपी के साथ रहते हुए भी हमेशा एक प्रतीकात्मक तौर पर मुस्लिम वोट की राजनीति करते रहे थे, और मुसलमानों बिल्कुल। का एक रुझान भी उनकी तरफ रहा है, हमेशा रहा है। और जी। उसका कारण ये है कि वो उनको उस तरह का खतरा नहीं मानते हैं जिस तरह से बीजेपी का खतरा मानते हैं। और उनको लगता है कि बीजेपी के साथ भी हैं नीतीश कुमार, तो एक बफर है उनके और बीजेपी के बीच में, कि कि अगर नीतीश कुमार है तो उनको ये यकीन है कि यूपी की तरह बुलडोजर नहीं चलेगा। तो ये एक बड़ी जी। बात होती है, एक बड़ी जो नीतीश, और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को नीतीश कुमार बचाए रखना चाहते हैं। और ये बात बीजेपी को भी ठीक लगेगी, क्योंकि अगर उसी बहाने कुछ मुस्लिम वोट अगर टूटता है आरजेडी से या कांग्रेस से, तो वो एक बड़ी जीत होगी। आपको याद होगा कि बीजेपी भी काफी समय से, जब हैदराबाद में उनका अधिवेशन हुआ था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, तभी से पसमानदा मुसलमानों की राजनीति करती है, बीजेपी भी कर रही है। बिल्कुल। तो अगर ये एक कोशिश उनकी का होती है तो वो उसका फायदा ही होगा, नुकसान कुछ नहीं होगा। तो वो 15वीं सीट हो सकती है बीजेपी की, मतलब नीतीश कुमार की। बीजेपी को ये अंदाजा है कि वो वहां लड़ा करके और बहुत पोलराइज कराना चाहे तब भी वो सीट लूज कर जाएंगे। अगर वो जी। सीट इतनी है तो वहां मुस्लिम वोट में डिवीजन होना जरूरी है, और वो नीतीश कुमार के बिल्कुल। मुस्लिम कैंडिडेट की वजह से हो सकता है। और 2019 में हमने देखा कि डॉक्टर मोहम्मद जावेद गिरते लुढ़कते देखे, दूसरे नंबर पर जेडीयू ही था, और हाँ, तीसरे नंबर पर ओवैसी की पार्टी, और वहां बहुत घमासान हुआ था। और इस बहुत पर कहा जा रहा है डॉक्टर मोहम्मद जावेद के प्रति एंटी इनकम्बेंसी बहुत है। यदि उन्हें फिर से टिकट मिला तो वहां कुछ खेला अलग ही हो सकता है। जीतेगा तो कोई मुसलमान ही, लेकिन खेला क्या हो जाएगा, इस बात की संभावना से अभी हम तय नहीं कर सकते।
हाँ, तो ये वो वहाँ की चीज़ें जो है बीजेपी को पता है कि अगर वो सीट लेगी तो वो सीट लूज़ करेगी। उस सीट पर फिर जो जी, है बहुत हाई लेवल का पोलराइज़ेशन हो जाएगा और अगर ओवैसी का कैंडिडेट होगा तब भी उनको पिछली बार से बहुत कम वोट आएगा, वो एकदम सिमट जाएगा उनका समर्थन। पिछली बार तो बहुत नज़दीकी मुकाबला हो गया था। तो जी, वो स्थिति नहीं रहेगी, जेडीयू के रहने से वो स्थिति हो सकती है। इसलिए वो एक सीट हुँ, 15वीं हो सकती है सीट उनकी। और बाकी 2 सीटों की हम लोगों ने चर्चा कर ली जो एलआई पार्टनर को जा सकती हैं। तो इसका हुँ, फ़ायदा ये होगा कि बीजेपी की जो अपनी 17 सीटें हैं, वो 17 सीटें उसकी जी, बच जाएँगी पूरी तरह से। और हुँ, फिर वो हुँ। बाकी 6 सीटों में उसको एडजस्ट करना होगा चिराग पासवान और पशुपति पारस को। नहीं तो अपनी सीट 17, 15, 32 हुए, बाकी बचे 8। तो 2 सीटें तो चली गई, हाँ, वो उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब देखिए यह भी सोचना होगा कि उपेंद्र कुशवाहा क्या सिर्फ एक सीट पर राजी हो रहे हैं, और फिर वही बात, चिराग पासवान फिर अड़ेंगे, क्योंकि चिराग पासवान कह रहे हैं 6 से कम तो बिल्कुल नहीं, 5 तक कई लोगों ने कहना शुरू किया था। और चिराग पासवान की एक पीड़ा यह भी है और एक कसक ये भी है कि देखिए यदि हम इस तरीके से समझौता कर लिए, आपको याद होगा 2020 का विधानसभा चुनाव, देखिए बीजेपी उन्हें लड़ने के लिए 26 सीटें देने को तैयार थी, लेकिन चिराग पासवान भड़क गए थे। इस बार भी जब स्थितियां ये बनेगी कि बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार भी साथ होंगे, उपेंद्र कुशवाहा भी साथ होंगे, जीतनराम मांझी भी साथ होंगे, तो फिर चिराग पासवान के लिए विधानसभा की सीट, तो चिराग पासवान की चिंता लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा की है। और जब 6 सीटों में ही चाचा भतीजे के बीच बंटवारा होना है, बीजेपी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि देखिए हम आपके चाचा को एनडीए से अलग करने नहीं जा रहे। ये देखिए पिछली बार भी जो विधानसभा का चुनाव था वो एक बिल्कुल अलग कॉन्टेक्स्ट है, उसकी तुलना अभी लोकसभा से नहीं कर सकते हैं क्योंकि लोकसभा में जी, चुनाव का जो भी लाभ हानि है या जीवन मरण का सवाल है वो बीजेपी का है, वो किसी और का नहीं है। हम्म, उसमें जी, बीजेपी का कुछ भी दांव पर नहीं था, बीजेपी फायदे में थी क्योंकि भड़क गए, अगर जब नाराज होकर के अलग हुए चिराग पासवान भी हो तब भी उन्होंने बीजेपी के खिलाफ कैंडिडेट नहीं खड़े किए थे, तब भी जी, उन्होंने नीतीश कुमार के कैंडिडेट्स के खिलाफ ही अपने उम्मीदवार उतारे थे। और हम्म, एक तरह से ये सबको पता है कि वो कहीं ना कहीं से पीछे से उनको बैकिंग थी बीजेपी की तरफ से, एक मौन सहमति हो या बिल्कुल, खुली सहमति हो उनको थी, तभी बीजेपी के जो नेता जिनको हम्म, टिकट नहीं मिली थी वो तमाम लोग लोजपा की टिकट से चुनाव लड़े थे। सब जी, लोग बीजेपी के ही तो बड़े कितने ही नेता थे, नाम गिनाए जा सकते हैं जो बीजेपी के बड़े नेता थे, हाँ पहली बिल्कुल, लाइन के नेता थे जो लड़े चिराग राजेंद्र सिंह, पासवान के रामेश्वर चौरसिया, तमाम लोग तो चुनाव लड़ गए हाँ, थे। राजेंद्र सिंह जैसा बड़ा नेता, संघ के बैकग्राउंड के नेता राजेंद्र सिंह हो, उषा विद्यार्थी हो, रामेश्वर जी, चौरसिया हो, अनेक लोग थे जो लोग जाकर के बड़े नेता बीजेपी के जो टिकट पर लड़े लोजपा के। तो जी, ये वो स्थिति अब नहीं है। अब हम्म, लोकसभा का चुनाव है इस बार और इसमें कोई भी नॉनसेंस प्रधानमंत्री और अमित शाह को नहीं पसंद होगा। नरेंद्र मोदी और अमित शाह हम्म, कोई भी नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं इसमें। इसमें जी, ये नहीं हो सकता है कि फिर नाराज हो गए कि नहीं हमको 4 नहीं, हमको 6 ही सीटें, हम 6 से कम नहीं लेंगे सीटें। तो इस हम लोग पहले कई बार हमने कहा है कि नहीं छोड़ेगी चिराग पासवान और पशुपति पारस, दोनों को बीजेपी नहीं छोड़ना चाहती है और चिराग पासवान के दबाव में ना पशुपति पारस को छोड़ेगी, ना पारस के दबाव में चिराग पासवान को छोड़ेगी। और जी, दोनों को 6 से ज़्यादा सीट भी नहीं देगी। अब उनको एडजस्ट हम्म, करना है इन 6 सीटों में। अब ये देखना है कि हम्म, राज्यसभा की एक सीट की बात इसमें आती है या नहीं आती है। अगर राज्यसभा की एक सीट की बात आती है, जो 2014 का फॉर्मूला था जब लोक जनशक्ति पार्टी को राज्यसभा की भी एक सीट मिली थी। वो सीट भी रामविलास अगर पासवान के लिए, रामविलास पासवान के लिए, और फिर उनके जी, निधन के बाद वो सीट चली गई बीजेपी के पास। तो वो सीट हम्म, अगर फिर वार्ता के टेबल पर आ जाती है, बीजेपी रख देती है कि ठीक है आपको 6 लोकसभा में अगर बात नहीं बन रही है तो एक राज्यसभा भी दे रहे हैं, तो फिर 2 हम्म, मिनट में इस समस्या का समाधान हो जाएगा। कोई दबाव इसमें नहीं फील होगा। जिससे ज़्यादा झगड़ा है उसी को राज्यसभा दे दिया जाएगा। तो उससे जी, कई समस्याएं निपट जाएंगी। तो एक बीजेपी वो हम्म, करेगी, लेकिन वो आखिरी दाव है, उसके पहले अभी नहीं, पहले राउंड में ही वो चीज नहीं होगी। अभी नॉमिनेशन शुरू हो गया है, अभी 15 तारीख का समय है, उसमें भी राज्यसभा के का भी नाम तय करने में, तो उसको लेकर के बीजेपी अभी उसकी बात आजकल में और चीजें बात और क्लियर होंगी कि चिराग पासवान और पशुपति पारस से किन शर्तों पर बातचीत होती है। उसके बाद देखिए हम्म, अभी बीजेपी के पास अभी चिराग पासवान के पास जो आपने कहा कि विधानसभा चुनाव की उनको चिंता है, निश्चित रूप से होगी क्योंकि बिहार की पार्टी है, बिहार बेस्ड पार्टी है उनकी, और जी, उनके पास कोई एमएलए नहीं है। तो हम्म, ये फॉर्मूला जो हम बार-बार कहते हैं कि ये बात जो 26 सीट अगर बीजेपी दे रही थी, अगर वो लेके लड़े रहते, तो उनके 20 हम्म, एमएलए होते। 4 आदमी तो मंत्री बिल्कुल, होता बिहार में उनका, हम्म, हम्म, और कोई झगड़ा भी नहीं हुआ होता नीतीश कुमार से, वो खुद केंद्र में मंत्री होते। तो क्या इस हम्म, बात को नहीं समझ रहे होंगे?
इस बात को तो वो समझ रहे हैं ना कि सत्ता से बाहर आप बैठे हुए हैं तो उसका क्या नुकसान हो रहा है आपको। जी। और ये चौथा साल चल रहा है, 3 साल तो हो ही गए, ये चौथा साल चल रहा है। हुँ, और हुँ, अब जिस तरह का अलाइनमेंट हो रहा है, हम लोगों ने अभी एक अलाइनमेंट हम लोग अभी देख रहे हैं, कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि जयंत चौधरी को बीजेपी ले आ रही है। तो जयंत चौधरी जी, ने तो बड़ी लड़ाई लड़ी है बीजेपी से। चिराग पासवान तो कभी लड़ाई बिल्कुल। नहीं लड़े। चिराग पासवान तो हमेशा हुँ, अपने को नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते रहे। जयंत चौधरी हुँ, तो लड़ते रहे हैं, अपनी जाति के अभिमान की बात करते रहे हैं, कृषि कानूनों के विरोध में लड़ते रहे थे। इसके बावजूद जब उन बातचीत पर राजी हो गए हैं और वो अब हम 4 या 5 सीटों की बात थी, अब ये है कि मुजफ्फरनगर सीट को मिला ले तो तब 4 सीट होगी और एक राज्यसभा की भी बात हो रही है। तो इस तरह जी, से 4 या 5 उनको भी इसी तरह से एडजस्ट कर रही है बीजेपी। और हुँ, वहाँ उत्तर प्रदेश में तो 10 सीटें खाली हो रही हैं राज्यसभा की, जिसमें से 7 मिलेंगी बीजेपी को, तो वो एडजस्ट कर सकती है उनको। तो उसी तरह की बात अब वो उनको समझ में आ गई है ये बात जयंत चौधरी को कि हमारा वोटर जो जी, है जाकर कभी वोट नहीं करता है समाजवादी पार्टी को। उसके साथ हुँ, जाके हमको कोई फायदा नहीं होता है और हमको फायदा होगा बीजेपी के साथ जाके। उसी तरह से चिराग पासवान के बारे में हम पहले भी कई बार कहे हैं कि उनका वोटर आरजेडी को वोट नहीं करता है। जो सोशल हुँ, कॉन्फ्लिक्ट है, जमीन पर जो सामाजिक झगड़ा है, विवाद है, वो उन दोनों जातियों के बीच है। दोनों मजबूत और दबंग जातियां हैं, दोनों की अपनी अपनी आइडेंटिटी है। वो नहीं जाते हैं एक दूसरे के साथ। तो हमने एक वो हम लोग के यहाँ जो चलता है वो जुमला भी हमने कई बार इस्तेमाल किया कि दूध और खटाई का मामला है। तो आप जा करके बिल्कुल। वहाँ आपको वहाँ 50 सीट मिल जाएगी, लेकिन जीतेंगे हुँ, आप कोई नहीं। पिछली जी, बार भी अकेले लड़के इतने चार्ज्ड एटमॉस्फेयर में जब बीजेपी का आपको समर्थन था, तब भी एक आदमी जीता था, वो भी छोड़ के चला गया। तो हुँ, वो चिंता उनको नहीं करनी चाहिए। अभी उनको जीत दिखने ये कोशिश करनी चाहिए है कि हम जीतने वाले अलायंस के साथ रहें। जिस अलायंस के पक्ष में हवा है, लहर है, उनके पास इतना वोट नहीं है कि वो शिफ्ट करा देंगे, जाकर के कोई टेक्टोनिक शिफ्ट जिसको बोलते हैं बिहार की पॉलिटिक्स में, वो करा देंगे। अगर उनके पास जी, 10% वोट होता, 12% वोट होता, तब ये माना हुँ, जाता कि वो आरजेडी के साथ जाकर के पलड़ा उसके पक्ष में झुका देंगे। अगर वो छोड़ के चले भी जाते हैं, तेजस्वी यादव के साथ उनकी बातचीत हो भी जाती है और सीटों का तालमेल, वहां उनको ज्यादा सीटें भी मिल जाती हैं, तब भी कोई चीज बदलेगी नहीं। तब अपोजिशन के लीडर्स को हो सकता है उनके उम्मीदवारों को कुछ ज्यादा वोट मिल जाए। पिछली बार जो जी, आरजेडी, हम, कुशवाहा, वीआईपी, उपेंद्र कुशवाहा, कांग्रेस, इन सब के उम्मीदवार जो 3-3, 4-4 लाख वोट से हारे थे, मैक्सिमम 2 लाख से ज्यादा वोट से हारे थे, तो उनकी हार जी, का अंतर कुछ कम हो जाए। हुँ, जीतने का कॉम्बिनेशन फिर भी नहीं बन रहा है। आखिर आप हुँ, सोचिए कि अगर इस बार जाते हैं चिराग पासवान उधर, तो पिछली बार जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा उधर थे। तो इन दोनों का वोट आप अगर मिला लें तो उतना ही तो वोट चिराग पासवान भी शिफ्ट करा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। इन दोनों के पास भी तो बिल्कुल, 5% से ज्यादा ही वोट है। और जीतन राम जी, मांझी के पास तो है ही 4-5% वोट, उनका अपना 5% वोट है। और उपेंद्र हुँ, कुशवाहा के साथ भी 3%, मान लीजिए 3 ही परसेंट माने तो उतना तो वोट था। तो उसका क्या फायदा मिल गया आरजेडी कांग्रेस अलायंस को? हुँ, अगर ये चले जाते हैं और उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी इधर रह जाते हैं, तब भी नतीजा हुँ। वही होगा, तब भी 100% स्ट्राइक रेट हो सकता है एनडीए का। नहीं, एक बात और अजीत जी, एक बात और आपने जो चर्चा करी जिसमें चिराग पासवान के संदर्भ में चर्चा हम लोग कर रहे थे अभी, तो आपने नॉनसेंस शब्द का इस्तेमाल किया। देखिए जो बातचीत दिल्ली में हुई है और जो खबरें आ रही है जेडीयू के भीतर से, कि नीतीश कुमार ने चिराग पासवान के नाम पर हामी भर दी है और कह दिया है कि ठीक है, आप चाचा और भतीजे को 6 सीट दे दीजिए। लेकिन चिराग पासवान को यह समझा भी दीजिएगा कि कोई खेला नहीं करेंगे। यदि खेला करेंगे तो उनके उम्मीदवार के खिलाफ भी जेडीयू खेला कर देगा। यदि एनडीए में रहकर उन्होंने खेला करने की कोशिश की तो यह बड़ी चेतावनी और बड़ी शर्त भी नीतीश कुमार ने दो टूक रख दी है अमित शाह के सामने और जेपी नड्डा के सामने। ये नहीं होना चाहिए कि जिस तरीके से वे प्रभारियों की घोषणा कर रहे हैं। तो देखिए नीतीश कुमार को भी लग रहा है कि चिराग पासवान कोई खेला करने की कोशिश करेंगे तो इस बार जवाब हम भी देंगे। तो ये दोनों तरफ से, अगर ये पिछली बार का सबक तो देख ही लिया है नीतीश कुमार ने, उनको तो सबक जी। मिल गया पिछली बार किस तरह से उनके उम्मीदवार, उन्होंने पिछली बार बहुत हल्के में लिया था। उनको लग रहा था कि इनसे क्या नुकसान होगा, एनडीए की लहर है, लेकिन वो नुकसान तो अभी देख चुके। कम से कम जी। 30 सीटें और होती नीतीश कुमार के पास, अगर पिछली बार हुँ, चिराग पासवान नहीं लड़े होते तो। अब इस बार वैसा नुकसान नीतीश कुमार भी अपने यहाँ नहीं होने देंगे। और अगर बीजेपी को लगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हुँ, अमित शाह को लगा कि ये दोनों आपस में लड़ के और पूरा प्रोस्पेक्ट खराब कर रहे हैं एनडीए का, तब आप सोचिए उनकी कितनी नाराजगी होगी। इसके लिए तो नहीं बिल्कुल। उन्होंने नीतीश कुमार को लिया है अपने अलायंस में और हुँ, उनकी सरकार बनवाई है। तमाम तरह की आलोचना तो अभी नीतीश कुमार के साथ-साथ बीजेपी भी झेल रही है ना, कि बीजेपी जी। भी कुछ भी किसी तरह से समझौता करती है। और जब समझौता हुँ, कर लिया है, तो
100% रिजल्ट के लिए 40 की 40 सीट के लिए समझौता किया है बीजेपी ने। तो वो नॉनसेंस जो हमने कहा किसी भी तरफ से हो वो बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए वो होना नहीं है, इसलिए वो नहीं होगा। जी। शुरू में ही वो सारी चीजें ठीक कर ली जाएंगी और अभी बीजेपी के जो एस इन द स्लिप्स जिसको बोलते हैं, बहुत सारे तुरुप के पत्ते हैं, बहुत सारे कार्ड हैं बीजेपी के स्लिप्स में जो निकालेगी वो धीरे धीरे, जो हम लोग कल भी एक बात कर रहे थे पार्टी की मान्यता जी। को लेकर भी जो बातें थी हाँ, वो भी ये एक आएगा। बड़ा मसला देखिए महाराष्ट्र के बाद तो ये आ ही गया है ना कि जिस तरीके से एनसीपी जो पार्टी थी, नेशनल कांग्रेस पार्टी, मतलब जो कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं, राष्ट्रवादी कांग्रेस राष्ट्रवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, हाँ। वह हाँ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी वह जिस तरीके से अजीत पवार के हाथों में चली गई, सिंबल चला गया, शरद पवार के पास कुछ बचा ही नहीं, इलेक्शन कमीशन ने आदेश सुना दिया ऐसी, और यह कहकर कि विधायक और सांसद इनके अधिक हैं, इनके ऑफिस बेरर अधिक है, तो ऐसी सूरत में जो एलजेपी का विवाद भी चुनाव आयोग के पास लंबित है, उसमें तो फिर से एक खेला खेले जाने की संभावना तो बढ़ी गई है कि यदि सांसदों के आधार पर फैसला होगा तो फिर तो पारस ही बल्ले बल्ले हो जाएंगे। ये वही एक बड़ा दाव है, बड़ी चीज है जो हमने कहा कि एक ट्रम्प कार्ड अभी बीजेपी के पास वो भी है कि वो जी। अभी अभी तो उनका मामला लंबित है और अस्थायी तौर पर दोनों पार्टियों को नया नाम और नया सिंबल दे दिया गया है। जी। जिस तरह से अभी शरद पवार को एक नाम दिया गया कि उनकी पार्टी का नाम एनसीपी शरद चंद्र पवार होगा, क्योंकि अभी राज्यसभा के चुनाव है तुरंत और उनकी पार्टी को नॉमिनेशन करना है, तो एक नाम की जरूरत है, तो उनको एक नाम दे दिया गया। 3 नाम उन्होंने दिए थे, एक नाम दे दिया गया। इसी तरह से शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे नाम हो गया उनकी पार्टी का, शिवसेना का, और असली शिवसेना एकनाथ शिंदे की हो गई। उसका जो चुनाव चिन्ह है शेर का निशान और वो झंडा और वो नाम सब उनको मिल गया। उसी तरह से इनका जो शरद पवार की पार्टी का चुनाव चिन्ह है तिरंगा झंडा, और जो झंडा है तिरंगा झंडा और घड़ी का निशान, ये उनको मिल गया अजीत पवार को। जी। अगर इस तरह की बात होती है यहाँ चुनाव आयोग के सामने ऐसा होता है और फैसला आ जाए जिसमें लोक जनशक्ति पार्टी नाम और जो झोपड़ी छाप चुनाव चिन्ह था वो मिल जाए पशुपति पारस को, तो अपने आप काफी बड़ी विरासत ट्रांसफर हो गई रामविलास पासवान की उनके पास। जो जी। जो जो लोग आइडेंटिफाई करते थे रामविलास पासवान के साथ झोपड़ी छाप को, वो तो अपने आप समझने लगेंगे कि ये असली पार्टी रामविलास पासवान के भाई की है। और ऐसा भी नहीं है जी। कि पशुपति पारस कहीं दूसरी जगह के व्यक्ति हैं, वो भी परिवार के आदमी हैं, उनके सगे भाई हैं। तो ये चीजें तो जनता तो जान रही है, तो लीगेसी तो ट्रांसफर हो सकती है ना, कोई जरूरी नहीं है कि बेटे को ही ट्रांसफर हो। आप देखिए सबके सामने है टीडीपी का पशुपति की पारस से मैं मिसेस। परसों बातचीत कर रहा था तो वे कह भी रहे थे कि देखिए, संपत्ति का उत्तराधिकारी बेटा होता है, राजनैतिक उत्तराधिकारी कौन होगा यह तो जनता तय करती है, लेकिन देखिए जमीनी हकीकत यही है कि वोट चिराग पासवान के पास है। बिल्कुल है, लेकिन अभी तो कई चीजें होंगी ना। वोट हम तो बार बार कह चुके हैं हम लोग कि जी। वोट चिराग पासवान के पास है, तभी बीजेपी ने उनको मुख्य धड़ा माना था जब वो आए थे वापस एनडीए में। तो लेकिन जी। आप देखिए टीडीपी की विरासत, एनटी रामाराव के 5 बेटे थे, किसी को ट्रांसफर नहीं हुई, विरासत ट्रांसफर हो गई दामाद को। तो जी। ये भी देखना होता है। चंद्रबाबू नायडू उनके दामाद थे, लेजेंडरी लीडर थे और हम्म। करिश्मेटिक लीडर थे एनटी रामाराव, कई बेटे थे उनके, लेकिन लीगेसी ट्रांसफर हो गई दामाद को। तो वो जी। इसलिए हो गई क्योंकि दामाद होशियार भी थे और दामाद को एक्सटर्नल हम्म। सपोर्ट, एक्सटर्नल हम्म। सपोर्ट का मतलब कि तब बीजेपी ने सपोर्ट किया था उनको और एक तरह से उनके साथ तालमेल करके उनको एक लेजिटिमेसी दी थी। एकदम जी। बिल्कुल वह दृश्य हमको दिख रहा है वो बिहार में। अगर चिराग पासवान टेंट्रम दिखाते हैं जैसा अभी वो दिखा रहे हैं और जिस तरह की पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं, अभी अभी जिस तरह का कोहेसिवनेस दिखना चाहिए था, गठबंधन में जो एकजुटता दिखनी चाहिए थी, उसके बजाय वो उसके भीतर के जो कंट्राडिक्शंस हैं, जो विरोध हैं, उनको उभार रहे हैं कि जीतन राम मांझी के दावे को कभी सही करने लग रहे हैं, कभी कुछ इस तरह की चीजें कर रहे हैं वो। तो ये उसी तरह की स्थिति बन रही है। अभी अगर उनको ये देखना चाहिए कि बीजेपी का समर्थन, जो एक्सटर्नल सपोर्ट है बिहार की पॉलिटिक्स में, वो किसके पास है? वो तो पशुपति पारस के पास है। वो अभी भी केंद्र सरकार में मंत्री बने हुए हैं और बीजेपी उनको नहीं जी। छोड़ेगी। इस बात के लिए बीजेपी ने कई बार कह चुकी है, बीजेपी ये बात नीतीश कुमार को भी कह दी गई है और ये बात चिराग पासवान को भी पता है। तो अगर हम्म। एक्सटर्नल सपोर्ट बीजेपी का मिलता है उनको और उनको किनारे करने का, अगर ये उसके साथ नहीं जेल करते हैं, उनके साथ पशुपति पारस के साथ अपने संबंध नहीं ठीक करते हैं, तो अकेले हो जाएंगे, फिर अकेले हो जाएंगे। और अकेले अगर हो गए, इस बार अकेले हो गए, तो ये फैटल हो सकता है। अभी तक का तो लोग माफ करते रहेंगे। अभी तक तो एक बच्चे का खिलंदड़ापन भी लोग देखते हैं कि अभी बहुत नए हैं वो, और उन्होंने किया, एक डिसीजन लिया, नीतीश कुमार को कमजोर करने का डिसीजन हो गया। अब अगर इस तरह की चीजें होंगी तो उसको गंभीरता से लिया जाएगा।
बीजेपी भी गंभीरता जी। से लेगी और नीतीश कुमार भी अपनी गंभीरता जाहिर कर दी है। हम्म। और अगर दूसरा उनके पास विकल्प जो है, वो विकल्प बहुत वायबल नहीं है, उनको चुनाव जिताने वाला विकल्प नहीं है। वोट अच्छे हम्म। मिल जाएंगे उनको, लेकिन चुनाव जीतेंगे नहीं। और फिर आप 5 साल के लिए बाहर हो जाएंगे। अगर आपका एक भी एमपी नहीं जीता, तो ऐसा तो है नहीं कि बहुत हंग लोकसभा बनने जा रही है जिसमें आपको 2 नहीं, साल बिल्कुल का नहीं। मौका मिल सकता है। एक मजबूत सरकार आ हम्म। जाती है और 5 साल के लिए आप बाहर हो जाते हैं, तो फिर आपको तो 2029 तक इंतजार करना होगा। तब तक तो आप 50s में पहुंच जाएंगे, 50 साल के पास पहुंच जाएंगे, 46-47 साल उम्र हो जाएगी। तो जी। ये जो राजनीति का है, इसमें एक गलत डिसीजन कहीं से कहीं पहुंचा सकता है, कहीं से कहीं फेंक सकता है। इस बात को उनको हम्म। समझना होगा। और चुनाव चिन्ह और पार्टी का नाम, इसका बड़ा महत्व होता है। और ये कोई ऐसे रामविलास पासवान ने बड़ी मेहनत करके, वो 2004 से मेहनत करते करते अभी तक उस चुनाव चिन्ह को उन्होंने स्टैब्लिश किया था, उसका नाम लोगों के दिल में दिमाग में बैठाया था। अगर वो मिल गया पशुपति पारस को, तो ये इनके लिए बहुत बड़ा झटका हो जाएगा, एक फेटल ब्लो जिसको कहते हैं, वो हो जाएगा, घातक हो जाएगा। तो ये हम्म। बात ऐसा नहीं है कि हम लोग कितनी बार कह चुके हैं, तो चिराग पासवान को भी इसका अंदाजा है। तो अभी जो वो हाँ, हो हाँ। सकता है कि वो दबाव की राजनीति कर रहे हैं, कि हम जी। जो कहीं ना कहीं ये आशंका हो कि चिराग की पशुपति पारस के साथ, इंक्लूडिंग पशुपति पारस, उनके पास 4 एमपी अभी भी हैं। तो हम्म। ये ऐसा नहीं हो कि बीजेपी के साथ वो बात करे कि भाई हमारे 4 एमपी हैं, तो हमको 4 टिकटें तो चाहिए ही, 4 सीटें तो हमको चाहिए, हमारे एमपी कहाँ जाएंगे। जी। ये जी। डर होगा चिराग पासवान को कि उनके हम्म। 4 एमपी हैं, तो कहीं बार्गेनिंग की और ताकत वो अभी कर भी उनके रहे हैं, हाथ में सिटिंग ज्यादा है। गेटिंग गो। वो कर रहे हैं, सिटिंग बिल्कुल गेटिंग हो गया। फार्मूला यही होता है, सिटिंग गेटिंग गो। हाँ, तो सिटिंग गेटिंग गो हो गया अगर, और उनको 4 सीटें मिल गई, तब तो इनके लिए 2 ही सीट बचेगी। तब तो ये बहुत ज्यादा जी। सीटों के लिए बार्गेनिंग नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये दबाव की हम्म। राजनीति कर रहे हैं, ताकि बीजेपी कंसीड करे। जो पहले एक फॉर्मूला था जिस पर हम लोग भी चर्चा किए थे, कि पशुपति पारस के कुछ लोगों को बीजेपी अपना सिंबल दे। तो ये बिल्कुल। एक बात जो पहले चर्चा हुई थी, या एक राज्यसभा दे करके किसी को एडजस्ट किया जाए उसमें से, और 2 या 3 हम्म। सीटें उनको दी जाएं, और 3 और 4 इनको दी जाए, बीजेपी को एक सीट और कंसीड करे, कुछ भी एक ऐसा फॉर्मूला बने जो वायबल हो, जो एक्सेप्टेबल हो जी। सभी पक्षों को। तो उसके लिए हम्म। अभी हमको लग रहा है कि चिराग पासवान दबाव की राजनीति कर रहे हैं। दबाव की राजनीति के तहत ही उन्होंने लगातार जीतन राम मांझी का समर्थन किया है। देखिए, ग्राउंड हम्म। लेवल पर दोनों जीतन राम मांझी और चिराग पासवान का जो वोट है, वो एक दूसरे का विरोधी है, एक साथ कभी नहीं आता है। हाँ, हाँ। जी। इसीलिए कोई ऐसी जरूरत नहीं थी कि वो जीतन राम मांझी की तरफदारी करें। न वो जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री रहे हैं, वो दलित राजनीति का बड़ा चेहरा है बिहार में। उनको चिराग पासवान बिल्कुल। के समर्थन की जरूरत नहीं, और चिराग पासवान उनका कोई भला नहीं कर सकते हैं। चिराग पासवान के पास कोई एमएलए नहीं है कि उनके हाथ हम्म। मजबूत कर सकें। एमपी भी वो अकेले ही हैं। तो उनसे चिराग, वो मांझी के ऊपर जो बातें कह रहे थे, मांझी का समर्थन, वो दबाव की राजनीति थी। वो नीतीश कुमार को भी कहीं ना कहीं डराना चाह रहे थे कि देखिए, आपकी सरकार अस्थिर हो सकती है और हम उसमें आग में घी डाल करके ऐसा भड़का सकते हैं। तभी नीतीश हम्म। कुमार ने कह दिया, अमित शाह को साफ साफ कह दिया है कि नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं होगा। इस बार कोई खेला होगा तो हम भी उस तरह का खेला करेंगे। और चिराग पासवान को पता है कि नीतीश कुमार कितना खेला करने में सक्षम है। उनकी पार्टी जी। टूटी थी, उसके पीछे सबको पता है कि उसके पीछे क्या कारण थे, और कैसे इतनी जल्दी पशुपति पारस को मान्यता मिल गई लोकसभा में और केंद्र में मंत्री बन गए। तो वो अगर नीतीश बिल्कुल। कुमार भी बदला लेने पर उतर जाए, तो कुछ और भी हो सकता है। इनको बीजेपी को फिर सोचना पड़ेगा कि क्या, किस तरह से एडजस्ट करें उनको। तो ये जी। बात उनको, चिराग पासवान को पता है। हमको जहां तक लग रहा है, ज्ञानेश्वर जी, की ये दबाव की राजनीति कर रहे हैं कि हम्म। 6 सीट लोकसभा की और 1 राज्यसभा सीट में से ज्यादा हमको मिल जाए। 4 मिल जाए लोकसभा की सीट और 1 राज्यसभा मिल जाए, या 4 लोकसभा हमको हम्म। पक्का हो जाए, और 1 लोकसभा और 1 राज्यसभा, और 2 लोकसभा में चाचा एडजस्ट हो। तो इस तरह की कोई एक, इस तरह का फॉर्मूला, ये बात हम हाँ, पहले हाँ, भी और कहे हैं पंगा वो हाजीपुर को भी लेकर फंसा है ना। और वो बगैर राज्यसभा की सीट के, यह पंगा निकलता भी नहीं, सुलझता भी नहीं है कि भाई पशुपति पारस कह रहे हैं कि अमित शाह भी जज बन जाएंगे, तो मुझे कैसे विदा कर देंगे हाजीपुर से। मैं हाजीपुर में बैठा हूं, मुझे कैसे विदा कर सकते हैं। नहीं, तो हाजीपुर से विदा करने का फॉर्मूला है कि उनको राज्यसभा दे दिया राज्यसभा। जाए। जी। उनको राज्यसभा दे दीजिए, और तो वो हाजीपुर से अपना हम्म। आराम से आगे 6 साल के लिए उनकी राजनीति सुनिश्चित हो जाएगी। और ये पंगा भी खत्म हो जाएगा। अगर इनको चाहिए चिराग पासवान को, तो हाजीपुर इनको मिल भी जाएगा। तो ये जी। सब करे बीजेपी के पास। हम बार बार कहते हैं कि जिसके हाथ में सत्ता होती है, उसके पास बहुत सारे पत्ते भी होते हैं जिसके तहत एडजस्ट किया जा हम्म। सकता है। तो वो एडजस्ट जी। कर सकता है, जिस तरह से अभी जयंत चौधरी को बीजेपी एडजस्ट कर रही है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जहां हम्म। वो अकेले दम पर अभी तमाम सर्वे आ रहे हैं, अभी कल ही सी वोटर का सर्वे आया है जो 70-71 सीटें दे रहा है बीजेपी को। उस राज्य में हाँ, भी 70 प्लस बीजेपी 2 अगर, 72। हाँ, उस राज्य में भी अगर बीजेपी जयंत चौधरी को ले रही है,
तो समझा जा सकता है कि उसके पास कितनी चीजें हैं एडजस्ट करने के लिए, कितनी फ्लेक्सिबल है, जी। कितना लचीलापन रखे हुए है। तो वो लचीलापन देखने को मिल जाएगा बिहार के फॉर्मूले में भी। और अभी हम लोग तो ये मान के चल रहे हैं ना कि 17 सीट बीजेपी लड़ेगी। अगर जी 15 सीट बिल्कुल। आ जाते हैं नीतीश कुमार, तो बीजेपी हम्म। 16 सीट भी लड़ेगी, तो एक सीट ज्यादा ही रहेगी ना, 16 सीट भी लड़ेगी, तब भी जी। उसको कोई ऐसी तो आफत नहीं आ रही है 16 सीटें, अगर उसको यकीन हो कि हम इनको लेके और 16 जीत जाएंगे तो हम्म। बीजेपी कोई भी फॉर्मूला निकालने में सक्षम होगी। अभी क्या है उसकी, अभी सबकी नजर 12 तारीख पर है, बहुमत साबित करने पर है। बहुमत साबित करने के बाद 2-3-4 दिन के भीतर 15 तारीख तक राज्यसभा का भी नॉमिनेशन है। तो उसके बीच में सारी चीजें 12 से 13-14 तक ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हो सकता है कि अभी भी बात हो गई हो, आजकल में बात हो जाए, लेकिन उसकी घोषणा हो जाएगी 12-13 तारीख तक, 14 तारीख तक, कि क्या फॉर्मूला जी। बन रहा है। हम्म। तो चलिए क्या फार्मूला बन रहा है। अब देखिए नीतीश कुमार ने मिशन दिल्ली कंप्लीट कर लिया है और सीटों पर बात हो गई है। अब जब लौटेंगे, अब देखिए बीजेपी भी, जेडीयू भी, लोजपा भी, सारी पार्टियों को उम्मीदवार अब तय करने हैं। देखिए जीतन राम मांझी की ओर से संतोष मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से उपेंद्र कुशवाहा तो तय ही है। तो अब देखना ये होगा कि जेडीयू में कितने सांसदों का टिकट कटता है, कौन नए चेहरे लाए जा रहे हैं, बीजेपी से कितने सांसदों का टिकट कट रहा है। बहुत सारी चर्चाएं हैं, बहुत सारे परिवर्तन की बातें चल रही है। तो इन तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।